लागू किया गया। अब इसके प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं? इसके 3 स्तंभ हैं। उदारीकरण मतलब सरकारी नियंत्रण को कम करना, उद्योगों को अधिक स्वतंत्रता देना, लाइसेंस एवं नियंत्रण व्यवस्था में कमी लाना। जैसे भारत में लाइसेंसिंग पॉलिसी जो चली थी, लाइसेंसिंग पॉलिसी ये 1951 में बनाई गई थी, तो इसको समाप्त करना भी नई औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है। दूसरा है निजीकरण। निजीकरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना था, सार्वजनिक क्षेत्र के भार को कम करना था। तीसरा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य था। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, ये वैश्वीकरण के प्रमुख लक्षण हैं। इनको अपनाना ये हमारी मजबूरी थी। आर्थिक सुधार के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे? इसके तहत हम राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेशी नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, व्यापार नीति, सार्वजनिक क्षेत्र नीति आदि में हम सुधार किए। आर्थिक सुधारों का वर्गीकरण के अंतर्गत हम अस्थायित्वकारी सुधार की बात करें, इसमें भुगतान संतुलन में सुधार मतलब आयात निर्यात के बीच जो अंतर है इसको कम करना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण मतलब जो महंगाई है उसको किसी प्रकार कम किया जाए, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, भारत में जो एफडीआई है उसको बढ़ा करके, एफडीआई को बढ़ा करके हम विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि कर सकते थे। बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण। संरचनात्मक सुधार में क्या था? ये दीर्घकालिक था, इसमें अर्थव्यवस्था की दक्षता को बढ़ाना था, विभिन्न क्षेत्रों में जो इनफ्लेक्सिबिलिटी थी उसको दूर करना था, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत को स्थान प्रदान करना था। ठीक है। इसके तहत हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। अब चौथी औद्योगिक क्रांति जिसे डिजिटल क्रांति भी कहा जाता है, तो इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट आदि का प्रयोग किया गया। ठीक है। अब इसमें जो प्रमुख प्रभाव था इसका क्या क्या था कि बैंकिंग, इस तकनीक के कारण निम्न क्षेत्रों में तीव्र परिवर्तन हुआ, जैसे बैंकिंग, औषधि, कृषि प्रशासन, सेवा क्षेत्र, नीति निर्माण, संचालन व्यवस्था आदि में बहुत ही व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। फिर आते हैं हम राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत ये इसकी अधिसूचना 4 नवंबर 2011 को जारी किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र मतलब सेकेंडरी सेक्टर का योगदान को कम से कम 25% करना, 2022 तक 10 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। राज्यों के सहयोग से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास, सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देना और संरचना विकास, रोजगार सृजन। ठीक है। इसके अंतर्गत अब स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2015 में किया गया, 2016 में किया गया। ठीक है। 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसको शुरू किया गया। अब स्टार्टअप के अंतर्गत क्या क्या होता है? इसमें 3 वर्षों तक आयकर में छूट का प्रावधान किया गया। ये स्टार्टअप और ये कोर सेक्टर, भारत में जो कोर सेक्टर के 8 उद्योगों को कोर सेक्टर का उद्योग माना जाता है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें कोयला है, कच्चा माल, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी आती है। ठीक है। तो कोर सेक्टर का उद्योग से तात्पर्य यह है कि जिसके अभाव में या जिसकी कमी में डिफिशियंसी से जो है किसी देश का समुचित विकास संभव नहीं है, उसी को कोर सेक्टर का दर्जा दिया जाता है। भारत में इन 8 क्षेत्रों को कोर सेक्टर का दर्जा दिया गया क्योंकि इनके आधार पर ही हम देश के उत्पादन को, देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। भारत में कोर सेक्टर के उद्योगों की संख्या 8 है। औद्योगिक उत्पादन में इनका संयुक्त भार लगभग 40.27% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 2021-22 में कोर सेक्टर की वृद्धि 10% रही है और 2022-23 में अनुमानित वृद्धि दर 7.8% है। औद्योगिक लाइसेंसिंग 1991 से पहले हमने आपको बताया कि औद्योगिक लाइसेंसिंग पॉलिसी कब चली थी? 1951 के अंतर्गत। ठीक है। इसमें नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करना, नई वस्तु का विनिर्माण करना, उद्योगों का स्थान बदलना, उत्पादन क्षमता का पर्याप्त विकास करना, अन्य निर्धारित औद्योगिक उद्देश्य इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे।
अब 1991 के बाद 24 जुलाई 1991 की नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद 18 उद्योगों को छोड़ करके सबको लाइसेंस फ्री कर दिया गया। 18 उद्योग को छोड़ करके सबको लाइसेंस फ्री कर दिया गया। वर्तमान में 4 ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। भारत रासायनिक उर्वरकों के मामले में अभी तक आत्मनिर्भर नहीं है। डिविडेंड की बात करें तो अभिदत्त पूंजी पर निर्भर कर कंपनी का लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर निर्भर करती है। अभिदत्त पूंजी क्या होती है? ये निर्गमित पूंजी, इश्यूड कैपिटल का वह भाग है जिसे अंशधारकों द्वारा खरीदा जाता है। बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी के तुलना पत्र से निम्न जानकारी प्राप्त होती है। इससे परिसंपत्तियां, देयताएं, लायबिलिटीज, ठीक है, ऋण, अधिकृत पूंजी आदि इससे प्राप्त होती हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण समितियों की बात कर लें, जैसे आबिद हुसैन समिति 1995 में गठित किया गया, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य क्या था? लघु उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करना, ठीक है। और इनकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी कि लघु उद्योगों के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त किया जाए। नायक समिति की बात करें तो 1992 में गठित किया गया। लघु उद्योगों की वित्तीय समस्याओं के संदर्भ में, जो रुग्ण लघु उद्योगों की समस्याएं थी उनके संदर्भ में उन्हें उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। गोल्डन हैंडशेक योजना, यह योजना सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों से संबंधित है। कर्मचारियों के स्वैच्छिक समय पूर्ण सेवानिवृत्ति प्रदान करना। अब आता है राष्ट्रीय नवीकरण कोष, 1992 में इसका गठन किया गया। इसका उद्देश्य था सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, तकनीकी परिवर्तन से प्रभावित श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट है CPIIW, आधार वर्ष में परिवर्तन 2020 में किया गया। पुराना आधार वर्ष 2001 है, नया आधार वर्ष 2016 है। जारी किया केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा। तो आपसे पूछा जाता है कि CPIIW किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। लोहा एवं इस्पात उद्योग की बात करें तो लोहा एवं इस्पात उद्योग भारत का आधारभूत उद्योग है। औद्योगिकरण की रीढ़ माना जाती है, अन्य उद्योगों का आधार है ये। भारत की वैश्विक स्थिति, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता भी है। कुल इस्पात उत्पादन 124.7 मिलियन टन है भारत में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें 2003 से भारत विश्व का प्रथम स्पंज आयरन उत्पादक है। कब से? 2003 से। जीडीपी में इस्पात क्षेत्र का जो योगदान है लगभग 2% है। 25 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होता है इसके तहत। भारत में इस्पात उद्योग के विकास की बात करें तो 1870 में बंगाल आयरन वर्क्स द्वारा कुल्टी झरिया के निकट, वर्तमान पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये स्थापना किया गया। 1907 में जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना, जो बड़े मात्रा में जो है आयरन उत्पादन पर के लिए शुरू किया गया था। तीसरा 1919 में बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया गया। ये आपसे पूछा जाता है निजी क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार भारत में आयरन उद्योग की स्थापना कब की गई? तो 1919 में। नेक्स्ट है भद्रावती, 1923 में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना। ये सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई थी। 1923 में सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई मानी जाती है इस्पात के संदर्भ में, लौह के संदर्भ में। स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना में इस्पात उद्योग के विकास पर विचार किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसका कार्य प्रारंभ हुआ। लगभग 10-10 लाख टन क्षमता वाले बड़े बड़े इस्पात स्थापित किए गए। नई राष्ट्रीय इस्पात नीति की बात करें तो 2017 में इसे स्वीकृति प्रदान किया गया। इस नीति ने स्टील पॉलिसी 2005 का स्थान लिया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि भारत में इस्पात की आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग में इस्पात उद्योगों को सहायता प्रदान करना, CPSE को नीतिगत समर्थन देना, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, लागत कुशल उत्पादन सुनिश्चित करना, लौ एश कोकिंग कोल एवं प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक है। तो 2030-31 तक इसके लक्ष्य को लगभग 300 मिलियन टन पहुंचाना है। कच्चा इस्पात 255 मिलियन टन और प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात की जो खपत है 160 किलोग्राम प्रति व्यक्ति।
जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। इस्पात की मांग बढ़ाने के लिए अवसंरचना, वाहन उद्योग, आवास आदि पर बल दिया गया। एमएसएमई की भूमिका क्या है कि ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाया गया, उत्पादकता बढ़ती है, इससे ऊर्जा की खपत कम होती है। SRTMI, स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लौह एवं इस्पात क्षेत्र में जो अनुसंधान कार्य है उनको बढ़ावा देना, अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। शीर्ष 5 उत्पादक देश की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे चाइना है, उसका जो कुल इस्पात उत्पादन है 1013 मिलियन टन है। दूसरे नंबर पे भारत है, भारत का 124 मिलियन टन है। तीसरे नंबर पे जापान है 89 मिलियन टन। चौथे नंबर पे अमेरिका 80 मिलियन टन और पांचवें नंबर पे रशिया है 71.5 मिलियन टन। ठीक है, अब प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात की खपत की बात कर लिया जाए तो सबसे नंबर 1 पर साउथ कोरिया है, वो 1075.6 किग्रा प्रति व्यक्ति जो है इस्पात की खपत है। दूसरे नंबर पे ताइवान है 885.6 किग्रा। तीसरे नंबर पे सेंजेनिया है, वो 775.5 है। फिर चाइना है 666.5। फिर ऑस्ट्रेलिया है पांचवें नंबर पे, ऑस्ट्रिया है पांचवें नंबर पे 516.9 किग्रा। एल्युमिनियम उद्योग की बात करें तो वैश्विक स्थिति एल्युमिनियम उद्योग की देखें तो वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017-21 के अनुसार 2021 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक था। ठीक है, और भारत की जो हिस्सेदारी थी वैश्विक स्तर पर वो 5.34% थी। भारत में एल्युमिनियम का विकास की बात कर ले तो प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र जो थे 1937 में जेके नगर पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। ठीक है, नालको की स्थापना के 1981 में किया गया। यह भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्युमिनियम परियोजना थी। तो स्थापना के बाद भारत में एल्युमिनियम उद्योग में व्यापक परिवर्तन हुआ। प्राथमिक एल्युमिनियम की घरेलू आवश्यकता लगभग पूरी हो गई। भारत में आयात से